चलिए तो आज कल हम लोगों ने पहले पढ़ा था मेंडस लॉ के बारे में, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, उसकी जानकारी ली थी। तो वो मेंडलीय विकार था जो खत्म हो चुका है। उस वीडियो का अगर आप नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसका लिंक आप देख सकते हैं। अब चलते हैं मानव स्वास्थ्य रोग पर। कमेंट बॉक्स में अगर किसी टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप बोलेंगे तो उसकी जानकारी अगले क्लास में दे दी जाएगी। तो मानव स्वास्थ्य रोग में सबसे बड़ा सवाल है कि स्वास्थ्य कहते किसे हैं। तो स्वास्थ्य को कई तरीके से परिभाषित किया गया है, जैसे कि किसी मानव का शरीर का सभी तरल का संतुलन अगर बराबर हो, सामान्य हो, तो वो मानव स्वस्थ कहा जाएगा साइंस के अनुसार। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। प्रत्येक आदमी का जांच किया जाएगा तो ब्लड कंपोनेंट्स में या कहीं ना कहीं गड़बड़ी मिल ही जाएगा। तो इसके आधार पर तो कोई स्वस्थ है ही नहीं। तो फिर स्वास्थ्य का परिभाषा बदलना पड़ा। कहा गया कि भाई अगर किसी व्यक्ति का सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हो तो वो स्वस्थ है। फिर देखा गया कि इससे बहुत से वर्ग छट जाएंगे, तो एक नई परिभाषा दी गई कि जो व्यक्ति जिस काम में संलग्न हो वह अपने काम को कुशलता पूर्वक कर सकता हो तो वह व्यक्ति स्वस्थ है। जैसे एक नर्तकी के लिए छरहरा बदन स्वस्थ है, इसी तरह पहलवान के लिए बलिष्ठ शरीर स्वस्थ है। तो अगर कोई पढ़ा रहा है, अगर उसका एक आंख काम न करता हो, एक हाथ काम न करता हो, एक पैर काम न करता हो, तो ऐसे स्थिति में भी एक कान काम न करता हो, लेकिन वो अपने पढ़ाई को ठीक ढंग से पढ़ा सकता हो, समझा सकता हो, तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है। तो स्वास्थ्य प्रभावित कैसे होता है और अच्छे स्वास्थ्य से लाभ क्या है? अच्छे स्वास्थ्य का लाभ है उत्पादन क्षमता बढ़ता है। अच्छे स्वास्थ्य से कुशल जीवन यापन होता है, कुशल जीवन शैली अपनाई जाती है, कुशल जीवन शैली के आधार पर आदमी जिंदगी जी लेता है। अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो वह जिस रास्ते में है, जिस काम में है उस काम को अच्छे तरीके से करेगा, नतीजा अच्छा मिलेगा। अच्छा स्वास्थ्य प्रभावित कैसे होता है? तो प्रभावित होने के कई कारण हैं। एक प्रत्यक्ष कारण है, एक अप्रत्यक्ष कारण है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का गलत खान पान की वजह से शरीर में गड़बड़ी आती है, ये भी जिम्मेवार है, स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। कोई रोगजनक के संपर्क में वह व्यक्ति आ जाता है तो भी उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। दिनचर्या गलत हो तो भी प्रभावित करेगा उसके स्वास्थ्य को। अगर वंशानुगत कोई रोग है, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, तो भी वह रोग है उसको। शरीर का कोई अंग सुचारू रूप से काम न करता हो तो भी वो रोगी है। अब रोग कितने प्रकार के होते हैं? संक्रामक होते हैं, असंक्रामक होते हैं। और आपका स्वास्थ्य होना आपके जीवन शैली पर निर्भर करता है। नियमित व्यायाम, नियमित विश्राम और नियमित संतुलित आहार, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जीवन शैली आपके स्वास्थ्य को ठीक रखता है। स्वच्छ जल का सेवन स्वास्थ्य को ठीक रखता है। अब अगर इसके द्वारा अगर आपको रोगजनक के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, रोगजनक के द्वारा अगर आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है तब तो वह आपको परेशान करेगा ही। तो संक्रामक और असंक्रामक रोगों की चर्चा करें तो संक्रामक रोग वह होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, टाइफाइड इत्यादि आराम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचालित हो जाता है। चेचक है तो ये संक्रामक रोग है। और असंक्रामक रोग वह है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचालित नहीं होता। अब जैसे किसी व्यक्ति का पैर कटा है तो दूसरे का तो नहीं कट जाएगा, कोई पागल है तो दूसरा तो पागल नहीं होगा, किसी का लीवर फेल है तो दूसरे का नहीं होगा। ये असंक्रामक रोग वंशानुगत भी होते हैं, जन्मजात भी होते हैं, बाहरी कारक से भी होते हैं और रोगजनक के द्वारा भी होते हैं। कुछ जन्मजात विकार है जिनकी चर्चा की गई थी, उसमें और भी है विकार जो मानव को प्रभावित करते हैं। अब रोग चाहे जो भी हो, जिस वजह से हो, रोग का मुख्य लक्षण है बुखार का आना। बुखार का आना
वजन कम होना, श्वसन दर बदल जाना, ब्लड प्रेशर अनियमित हो जाना। 11th क्लास के बायो में पढ़ाया गया था, आप लोगों को भी वो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 मरकरी दाब के बराबर होता है, Hg। तो क्या है 120/80? सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक प्रेशर, संकुचन और शीतलन के दौरान हार्ट का प्रेशर। तो जैसे ही हम किसी भी रोग के चपेट में आएंगे तो आपका सबसे पहले वजन कम होगा, भूख कम लगेगा, शरीर का तापमान बढ़ेगा, सर्दी खांसी जुकाम, गले में खराश इत्यादि शुरू हो जाएंगे, हरासमेंट फील होगा, इसी तरह के लक्षण आएंगे। सबसे प्राइमरी लक्षण, अब बुखार का आना ये साबित नहीं करता कि आपको बुखार है, बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार ये सूचना देता है कि आप जल्द ही किसी दूसरी बीमारी की चपेट में आने वाले हैं, जिसके जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आप किस बीमारी की चपेट में हैं। अब जैसे डॉक्टर के पास आइए, तो अगर किसी व्यक्ति को बुखार हुआ, अब एक सामान्य सा एग्जाम्पल लेते हैं मलेरिया का। मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है। अब उसके 4 वेराइटी है प्रोटोजुआ की, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मोवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो इन लोगों में है कि जो प्लाज्मोडियम अगर आपको संक्रमित किया है तो उसका एक ड्यूरेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं उद्भवन काल। कितने दिन का उद्भवन काल? तो उद्भवन काल 14 दिन, 30 दिन, 28 दिन, 12 दिन का होता है। मतलब इतने दिन के बाद आपको बुखार आना शुरू होगा। तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भी 11th क्लास में चला है, आप लोगों को भी वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम के भीतर अनेक प्लाज्मोडियम उत्पन्न होते हैं और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद ये प्लाज्मोडियम बड़ा होने लगता है और बड़ा होते ही प्लाज्मोडियम का बाहरी हिस्सा फट जाता है और छोटे छोटे प्लाज्मोडियम बाहर निकलने लगते हैं और निकल के रक्त में तैरने लगते हैं। लेकिन इसके दौरान जैसे ही रक्त के संपर्क में आते हैं तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और जैसे इसका लिक्विड रक्त में मिलता है तो हीमोजाइन विष बनाता है, और हीमोजाइन विष जैसे ही आपके शरीर में बनेगा उस समय आपको कपकपी के साथ बुखार आना शुरू हो जाएगा। तो एट फर्स्ट 14 दिन मान लीजिए उद्भवन काल है, तो प्लाज्मोडियम आपके शरीर में आज प्रवेश कर गया तो 14 दिन के बाद आपको बुखार आएगा। तो आप सोचेंगे कि नॉर्मल बुखार होगा, कहीं हरासमेंट में होगा, 1-2 टैबलेट खा लेंगे लोकल दुकान से लेके, आप थोड़ा सा स्वस्थ हो जाएंगे, फिर अगले दिन होगा, फिर अगले दिन होगा, तो आप परेशान होकर डॉक्टर से मिलेंगे। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बुखार के बहुत कारण होते हैं, मलेरिया भी है, टाइफाइड भी है, जॉन्डिस भी है, हेपेटाइटिस भी है। तो कहेगा आप जांच करवाइए। तो जांच करवाएंगे तो भाई 2 दिन का समय लगेगा जांच में, तब तक डॉक्टर 3 दिन का दवा देता है कि अब इस दवा को खाइए। जैसे आप दवा को खाते हैं तो 2 दिन में काफी राहत फील करते हैं। तो दवाइयाँ केमिस्ट्री में चलाएंगे इस दवा वाले चैप्टर को। दवाइयाँ में एंटीबायोटिक जो दवा दी जाती है 2 तरह की होती है, एक होता है जीवाणु निरोधी और एक होता है जीवाणु नाशक। तो डॉक्टर फर्स्ट ट्रीटमेंट में जीवाणु निरोधी दवाई देता है कि किसी भी तरह का संक्रमण हो, वह बीमारी, वह जीवाणु का वृद्धि रुक जाए और आप अपने आप को राहत फील करें। तो 2-3 दिन में पेशेंट राहत फील करता है तो कहता है कि डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है, इसी दवाई को 2-3 दिन और खा लेते तो ठीक हो जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जांच होने के बाद पता चलेगा कि आपको किस तरह की बीमारी है और उसका प्रॉपर इलाज चलेगा, उसकी अलग दवा दी जाएगी, तब आप कंप्लीटली ठीक होंगे। ठीक है। तो इसी तरह उद्भवन काल के आधार पर आगे अनेक बीमारी है, सबकी चर्चा की जाएगी। किसका बचाव क्या है? तो सबसे पहला बचाव संतुलित आहार, नियमित विश्राम और नियमित व्यायाम, ये बहुत जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। स्वच्छ हवा है, स्वच्छ भोजन है, ये तो है। अधिकांश बीमारी जो संक्रामक हैं वो मच्छरों के द्वारा फैलाए जाते हैं, मक्खियों के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो इनसे बचने का कोशिश करें तो आप अधिकांश बीमारी से बच सकते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं बीमारी का, तो बहुत सारी बीमारियां दिमाग में तैरने लगती है कि कौन सी बीमारी है, कैसे होगा, किससे हुआ है, किस जीवाणु से हुआ है, किस विषाणु से हुआ है। तो जीवाणु विषाणु अगले चैप्टर में मिलेगा कि जीवाणु लाभदायक भी हैं, नुकसानदायक भी हैं। तो लाभदायक जीवाणु है वो मानव के लिए कल्याण करते हैं और जो नुकसानदायक है वो नुकसान पहुंचाते हैं।
तो प्रत्येक बीमारी का संचरण दूषित पदार्थ, कचरा और मच्छरों के द्वारा, मक्खियों के द्वारा ही फैलाया जाता है, जिसके सहायता से ही उसके रोगजनक दूषित जल से, दूषित भोजन से, दूषित हवा से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। नंगे पैर घूमने से पैर के नीचे से प्रवेश कर सकते हैं। अब आजकल मोबाइल ज्यादा चलाया जाता है, तो आप ध्यान दें, मोबाइल का जो स्क्रीन होता है ऊपर का, उस पर भी करोड़ों तरह के जीवाणु होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। ऐसे सामान्य तरीके सामान्य तो लैट्रिन सीट से भी गंदा होता है ये, बराबर किसी किसी हाथ से छूते छूते गाड़ी का स्टीयरिंग है, हैंडल है और ये मोबाइल का स्क्रीन है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे बचें, स्वास्थ्य का ध्यान दें। तो हम अब लाइन से चर्चा करेंगे हम लोग एक एक करके कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, विषाणु से होने वाले कौन से हैं और प्रोटोजोआ से होने वाले कौन से हैं, उनका लक्षण क्या है, संचरण का तरीका क्या है, बचने का उपाय क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जीवाणु से होने वाले रोगों का। जीवाणु से होने वाला रोग, सबसे पहले बात करते हैं हैजा। हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। विब्रियो कोलेरी हैजा जो होता है, विब्रियो कोलेरी कोलेरी जीवाणु से होता है। तो विब्रियो कोलेरी जीवाणु दूषित भोजन, दूषित खाद्य पदार्थ के द्वारा, दूषित जल के द्वारा मानव के आंत तक पहुंचता है और ऐसे स्थिति में मानव को कपकपी के साथ बुखार आना, शरीर ठंडा होना, उल्टी दस्त होना, शरीर का ज्यादा ठंडा हो जाने के बाद रोगी की मृत्यु होना समय से उपचार न होने पर, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। शुरुआत में गले का सूखना भी जारी रहता है। तो विब्रियो कोलेरी जीवाणु में हल्का पेट में दर्द होने के साथ लैट्रिन होता है। ये मच्छरों के द्वारा दूषित भोजन के पास पहुंचा दिया जाता है, मच्छरों के द्वारा पानी के ऊपर पहुंचाते हैं। मच्छर अक्सर अंडे देते हैं पानी के ऊपर, तो अगर पानी या खाद्य पदार्थ खुला हुआ है तो मच्छर तो इधर उधर घूमते रहेंगे, वहां से मानव में संचरित हो जाता है। बचने का उपाय है कि मच्छर से बचने का उपाय कीजिए। तो वो उपाय क्या है भाई, तो दरवाजे और खिड़की में तार की जाली लगवाइए। आसपास में गड्ढे हैं तो उसमें मच्छर उन्मूलन का कोई उपाय कीजिए। केरोसिन तेल का छिड़काव कीजिए। केरोसिन तेल छिड़कने से क्या फायदा है, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और मच्छर के अंडे नीचे डूब जाएंगे, उनसे मच्छर नहीं बनेंगे। आसपास में तालाब है तो तालाब में जलीय जीवों को पालिए जो लगातार पानी को हिलाते रहेंगे, उनके अंडे को डुबाते रहेंगे और मच्छरों की जनसंख्या कम होती रहेगी। इससे बच सकते हैं। खाद्य पदार्थ को ढक के रखिए, बच सकते हैं। अन्यथा नजदीकी चिकित्सा केंद्र में जाएं और तुरंत दिखाएं। अब देखिए गांव देहात में होता क्या है, ग्लास हो, छीपा हो, औरतें अक्सर साफ करने के बाद उलट के रख देती है। उनसे पूछेगा क्यों, तो सोचेंगे पानी नीचे निकल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, अगर आप सीधा रखेंगे तो मच्छर बैठेंगे, तो मच्छर इस तरह के जीवाणुओं को वहां पे छोड़ देंगे और आपको देखने से तो स्पष्ट नजर आएगा नहीं, खुले आंख से तो दिखाई देगा नहीं, और आप उसी में खाना खाएंगे और वो जीवाणु आपके अंदर चला जाएगा। ठीक है। दूसरा है निमोनिया। निमोनिया से बच्चे और वयस्क व्यक्ति दोनों प्रभावित होते हैं। निमोनिया अगर है तो सर्दी, खांसी, जुकाम का होना, यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के द्वारा होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो फेफड़ा संक्रमित होता है ज्यादा, फेफड़ा में तरल पदार्थ भर जाता है और जैसे ही तरल पदार्थ भरेगा श्लेष्मा मतलब बलगम आना, खांसी आना शुरू हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ पड़ जाती है, थोड़ा सूजन हो जाता है ब्रैंक्यूल्स में और जो श्वसन नली है उसमें, जिसके कारण परेशानी होता है और सांस लेने में तकलीफ होने के साथ साथ फेफड़े को ऑक्सीजन रखने का आयतन क्षमता में कमी आता है, तो वो कम ऑक्सीजन ले पाता है, तो हल्का दर्द भी महसूस होता है। वयस्क में होगा, बच्चे में होगा, तो वयस्क ज्यादा प्रभावित नहीं होते, बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठंड से बचना चाहिए। और अगर किसी को ऐसा है तो सीना में दर्द होना, बुखार होना, हल्का सा शरीर ठंडा पड़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, बलगम बनना, खांसी आना, छींक आना,
इत्यादि शुरू हो जाएगा। ऐसे अगर बचना है तो ठंड से बचिए, और जो संक्रामक, ये संक्रामक रोग है। कोई निमोनिया का पेशेंट है और छींकता है, थूकता है, तो ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं छींकने के साथ पानी की बूंद की तरह, उसके संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति को भी हो जाता है। निमोनिया से ग्रसित व्यक्ति का कपड़ा, रुमाल, गमछी इत्यादि, उसका उपयोग किया गया बर्तन, उसका उपयोग किया गया माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा, कोई भी चीज अगर आप लेते हैं तो हो सकता है नाक से उसके हाथ पे, हाथ से फिर उस पे, और वहां से आप में ट्रांसफर हो जाएगा। स्वस्थ जीवन शैली बिताएं, हवादार कमरे में रहें, 2-3 दिन अलग रहें, और कुशल चिकित्सक से सलाह लें। ऐसे टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोफेनिकल है, और अन्य एंटीबायोटिक दवाइयां हैं जो इसमें लाभदायक होती हैं, लेकिन डोजेज और कौन सी दवा देनी है ये चिकित्सक सलाह के साथ ही लें अपने समय। तीसरा है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। यह होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिनम से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिनम से। टीबी जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिनम से, ये जीवाणु है, इससे होता है। टीबी संक्रामक रोग है। अगर कोई टीबी का पेशेंट है, अगर खांसता है, छींकता है, थूकता है, तो सामने के स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है। टीबी के पेशेंट के उपयोग किए गए वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो भी स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है। टीबी में होता क्या है? बुखार का आना, शरीर का वजन लगातार कम होना, खांसी और कफ रहना, कफ के साथ साथ ब्लड आना, कभी कभी ब्रेन टीबी भी हो जाता है, बोन टीबी भी हो जाता है। कब होता है भाई? 21 दिन से ज्यादा खांसी हो और रहे और बलगम आता रहे तो समझिए कि आप टीबी के पेशेंट हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर है वीकनेस। वीकनेस होने पे होता है, व्यक्ति कमजोर हो तो होता है। ऐसे तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिनम जीवाणु अगर प्रवेश कर जाए शरीर में तो टीबी होगा। अब ये कहाँ जाएगा? अगर आंत में जाएगा तो आंत का टीबी, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन टीबी, हड्डी तक पहुंच गया तो बोन टीबी। लेकिन ये नौबत आई कैसे? अब कटा फटा घाव है, उसे खुला छोड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है। दूषित खाद्य पदार्थ खाते हैं तो लिवर तक जाएगा तो वहां से हो सकता है। लेकिन अधिकांशतः यह फेफड़े को और हार्ट को ही प्रभावित करता है। लसिका ग्रंथि में अगर प्रवेश करता है तो लसिका ग्रंथि का टीबी होगा। तो टीबी में होता क्या है? मुख्य रूप से बुखार आता है और शरीर का वजन लगातार गिरता जाता है, कम होता रहता है। कोई भी खाद्य पदार्थ कम होगा, वजन नहीं बढ़ेगा, आदमी दुबला पतला हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा। तो टीबी जैसे ही होता है तो टीबी के पेशेंट के खांसने, छींकने, थूकने से ड्रॉपलेट्स के द्वारा सामने के स्वस्थ व्यक्ति को हो जाता है। अब सामने का स्वस्थ व्यक्ति अगर इससे प्रभावित होता है, कब? इसी से नहीं, उसके उपयोग किए गए बर्तन, कपड़े इत्यादि का उपयोग करते हैं। उसी का गमछी है, तौली है, रुमाल है, उसके कपड़े हैं, उसके उपयोग किए गए वस्तु हैं, उनका उपयोग करते हैं तो अक्सर ये सामने के व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है। संक्रामक रोग है। लेकिन टीबी अगर है तो टीबी के पेशेंट का बनने के लिए वही है कि 21 दिन से ज्यादा दिन तक खांसी कफ रहता है तो आप सावधान हो जाएं, तुरंत जांच कराएं, उसका इलाज कराएं, ज्यादा दिन छोड़े ही नहीं इन सब चीजों को। ये संकेतिक होता है, वजन का कम होना भी संकेत है। हालांकि अगर टीबी के पेशेंट हैं तो बचपन में अगर बच्चे को बीसीजी का टीका दिलवा दिया जाए, बैसिलस कालमेट ग्योरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कालमेट ग्योरिन। बीसीजी का टीका बच्चे को पड़ता है 6 महीने का, 1 साल का। तो ये बच्चे को लंबे समय तक टीबी से सुरक्षित रखता है। लेकिन टीबी हो जाने के बाद ये टीका काम नहीं करता। टीबी हो जाने के बाद संतुलित आहार दीजिए, स्वच्छ हवादार कमरे में रखिए रोगी को, उसका अलग बिस्तर कर दीजिए, खान पान भी अलग कर दीजिए, हवादार कमरा होना चाहिए, सूरज का रोशनी वहां जाए, स्वस्थ जीवन जिए, संतुलित आहार खाए तो जल्दी काबू पा लेगा। ऐसे इसकी अलग बहुत सारी दवाइयां हैं, उन दवाइयों का सेवन नियमित करने से ठीक हो जाएगा।
लगभग 90 दिन तक दवाई का सेवन करना पड़ता है। अनेक तरह की दवाइयाँ हैं, लेकिन बीच में अगर गैप करते हैं तो फिर वहां से गिरना पड़ेगा। दवा गैप नहीं होना चाहिए, दवा लगातार सेवन करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और बाकी परिवार से अलग रहना चाहिए, ताकि हमको तो है, बाकी लोग तो सुरक्षित रहे। बीसीजी का टीका बच्चे को जरूर दिलवाएं ताकि वो टीबी से सुरक्षित रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर।